नमस्कार दोस्तों। प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग मौर्य काल को कवर कर रहे हैं और अपने पहले वीडियो में मैंने आपको मौर्य काल को जानने के लिए जो स्रोत हैं जैसे कि साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, इन स्रोतों के बारे में आपको बताया है। इस वीडियो में मैं आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे जरा भारत के नक्शे में मौर्य साम्राज्य को एक बार देख लीजिए। अब यदि इस नक्शे में आप तमिलनाडु क्षेत्र को छोड़ दें और उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों को छोड़ दें तो संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर मौर्य साम्राज्य का प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। और माना जाता है कि बंगाल से लेकर के अफगानिस्तान तक का जो क्षेत्र था ये चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था। इसके बाद इनके जो उत्तराधिकारी होते हैं इनके बेटे बिंदुसार, हालांकि बिंदुसार ने कोई विजय नहीं किया, कोई क्षेत्र विस्तार नहीं किया, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो क्षेत्र स्थापित किए गए थे उन क्षेत्रों में शांति व्यवस्था कायम रखने में वे सक्षम थे। इसके बाद इनके पौत्र जो हैं जिनका नाम है महान सम्राट अशोक, अशोक ने वर्मा यानी कि म्यांमार से लेकर के और अफगानिस्तान तक इस भारत का क्षेत्र विस्तार किया था। इस हिसाब से आचार्य चाणक्य जी का जो स्वप्न था अखंड भारत का निर्माण, उस अखंड भारत की नींव चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी और इस अखंड भारत का क्षेत्राविस्तार वर्मा से लेकर अफगानिस्तान तक महान सम्राट अशोक ने किया था। अब देखिए, यूनानी विद्वानों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विभिन्न नामों का उल्लेख किया है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं एंडोकोटस और सेंडोकोटस का नाम आता है। अब इसमें जो एंडोकोटस नाम है वो एपियानस और प्लूटार्क द्वारा दिया गया है, तो वहीं जो सेंडोकोटस जो नाम है वो एरियन, जस्टिन, स्ट्रेबो द्वारा ये नाम दिया गया है। और सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने इन सभी नामों को ये माना कि ये सभी नाम जो हैं चंद्रगुप्त मौर्य के ही नाम हैं। साथ ही साथ विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, जिसके माध्यम से भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। अब जरा चंद्रगुप्त मौर्य का परिचय देख लीजिए। तो इनका पूरा नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। इनका जन्म 340 ईस्वी पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्र, बिहार में। इनके पिता का नाम है नंदा और माता का नाम है मूरा। इनकी जो पत्नी हैं वे दुर्धरा हैं और इनके जो बेटे हैं वे हैं बिंदुसार। और इनके जो पोते हैं उनके पोते में नाम मिलता है अशोक का, सुसीम का और विताशोका का। अब देखिए, आरंभिक जीवन से लेकर के एक राज्य के संस्थापक तक की जो जीवन यात्रा थी वो बहुत ही कठिन थी, बहुत ही संघर्षपूर्ण थी। क्योंकि आपको पता होगा कि मगध जैसे राज्य में उसके जो शासक है उसको हरा करके वहाँ पे एक नए वंश की स्थापना करना, नए वंश की नींव डालना अपने आप में कितना संघर्षपूर्ण है। क्योंकि माना जाता था कि घनानंद जो है वे अपने समय में सबसे शक्तिशाली और सबसे अमीर राजा हुआ करता था। ऐसे में उसके पास बहुत बड़ी विशाल सेना हुआ करती थी और उस सेना को चुनौती देना, उसकी शक्ति को चुनौती देना अपने आप में बहुत बड़ी ये जो है वीरता है, बहुत बड़ा साहस का कार्य है। और आपको ये भी पता होगा कि घनानंद के समय ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, भारत पर हमला किया था और वे झेलम नदी के पास उसका पोरस से युद्ध होता है। और हालांकि पोरस इस युद्ध में हार जाते हैं और हारने के बाद जब सिकंदर उनसे पूछता है कि बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए, तो पोरस जो है अपने हाथ में अपने दोनों हाथ में तलवार लेकर के और सिकंदर से बोलते हैं कि आप वही करिए जो एक योद्धा दूसरे योद्धा के साथ करता है। इस तरह से साहस और वीरतापूर्ण जवाब सुन करके सिकंदर जो है जो क्षेत्र जो है जीता होता है उनको वापस कर देता है और मित्रता का हाथ आगे बढ़ाता है पोरस के साथ और दोनों दोस्त हो जाते हैं। हालांकि ये जो विचार है वो अंग्रेजी विचारों के आधार पर है और माना जाता है कि भारत में इस युद्ध में पोरस की विजय होती है। क्योंकि आप देखेंगे कि अभी जो विदेशी जो थे वे हाथी को युद्ध में शामिल नहीं किए थे और पोरस के पास उस समय हाथियों की संख्या थी, सेना में हाथी शामिल थी और माना जाता है कि पोरस ने सिकंदर की सेना को हाथियों से रौंद डाला था। इस नाते इस युद्ध में पोरस जीतते हैं। चूंकि हमारे यहाँ वेस्टर्न प्रभाव देखने को मिलता है और उन विद्वानों ने जो माना है वही हमें इतिहास में पढ़ना होता है। तो खैर चलिए, अब देखिए, इसके साथ ही साथ वे मगध पर भी आक्रमण करना चाहता था सिकंदर जो है इनसे पोरस से दोस्ती करके। और उस समय उसे भी ये बात पता थी और उसकी सेना को भी ये बात पता थी कि मगध में जो शासक बैठा है वे बहुत ही शक्तिशाली है, उसके पास विशाल सेना है और इस विशाल सेना के साथ ही साथ वे सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली शासक है। और उसके सैनिकों में यानी कि सिकंदर के सैनिकों में ये अफवाह भी फैल गई थी कि ये जो शासक है घनानंद जो है इसके पास
तालाबों में ये हथियार और सोना चांदी छुपा करके रखा है। अब जरा सोचो कि जब वो इन हथियारों को निकालेगा, सोना चांदी को निकालेगा, तो कितनी बड़ी सेना खड़ी करेगा। और चूंकि जो है सिकंदर, देखिए ये सिकंदर जो है जब से यो युद्ध शुरू करता है, यानी कि विश्व विजेता के रूप में सिकंदर जहां जहां जाता है उन क्षेत्रों को जीतता चला जाता है। अब उसकी भी सेना जो है थक चुकी थी, वो भी घर वापस जाना चाहती थी। यही सब कारण था कि आप देखेंगे कि ब्यास नदी को पार नहीं करती है उसकी सेना, वहीं से ब्यास यानी कि जिसका नाम बिपाशा भी मिलता है, वहां से उसकी सेना जो है वापस चली जाती है। अब देखिए ये सिकंदर जो कि विश्व विजेता होता है, ऐसे कौन से कारण होते हैं जो कि पोरस से जो है उससे संधि करनी पड़ती है। कहीं ना कहीं ये बात जो है हमें संदेह डालता है और ये माना जाता है कि भारत के इतिहास में पोरस ने जो है इस युद्ध को जीता था और जीतने के बाद जो है सिकंदर को विवश किया था यहाँ से वापस जाने के लिए। अब चूंकि ये जो सिकंदर का जो सपना था कि मगध पर, भारत पर आक्रमण करना और भारत को जीतना, ये उसका सपना सपना ही रह गया। और इस कार्य को लगभग 5 वर्षों के बाद जो है इस चंद्रगुप्त नामक व्यक्ति ने पूरा किया और मगध पर आक्रमण करके और नंद वंश के शासक घनानंद को हरा करके वहां पे मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। अब देखिए शुरुआती जो जीवन है इनका काफी संघर्षमय होता है। आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त के जन्म से पहले इनके पिता की मृत्यु हो जाती है और इनके पिता जो है ये नंद वंश की सेना में एक अधिकारी होते हैं और किसी कारणवश इनको मार दिया जाता है। और जन्म के कुछ वर्षों बाद यानी लगभग 10 वर्षों बाद इनके माता का भी देहांत हो जाता है। ये इसके बाद संघर्ष करते रहते हैं और संघर्ष के बाद ये नंद वंश की सेना में शामिल हो जाते हैं। जब उस सेना में शामिल होते हैं तो सेनापति से इनकी कुछ जमती नहीं है, सेनापति से ये झगड़ा कर देते हैं, तो सेनापति इनको मारने का आदेश दे देता है और जान बचा करके बड़ी मुश्किल से ये वहाँ से भाग जाते हैं। और वहीं ये सौगंध खाते हैं कि किसी भी कीमत पर अब मैं इस नंद वंश का अंत कर दूंगा। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आचार्य चाणक्य को घनानंद ने भरी सभा में बेइज्जती करता है, उनको कुरूप कहता है और उनकी चुटिया पकड़ करके घसीटते हुए उन्हें सभा से बाहर कर देता है और अपने सैनिकों को यह आदेश देता है कि इसे साम्राज्य से बाहर उठा करके फेंक दो। आचार्य चाणक्य ने भी वही सौगंध लिया कि मैं इस घनानंद का अहंकार तोड़ूंगा और इसके वंश का अंत करूंगा। अब दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है। चंद्रगुप्त को एक गुरु की जरूरत होती है और आचार्य चाणक्य को एक कुशल सेना नायक की जरूरत होती है। दोनों एक दूसरे से जब मिलते हैं तो मिलने के बाद एक रणनीति बनाते हैं। रणनीति बनाने के साथ ही साथ आचार्य चाणक्य एक सेना का गठन करते हैं, उसको प्रशिक्षित करते हैं और सेना को प्रशिक्षित करने के बाद आचार्य चाणक्य जो है मगध पर आक्रमण कर देते हैं। और आपको पता होगा कि ये वही 16 महाजनपदों में से एक मगध है जो कि बहुत ही शक्तिशाली था और ऐसे में डायरेक्ट सीधा मगध पर आक्रमण करना, वहाँ पे इन लोगों को ये आक्रमण भारी पड़ा और वहाँ पे हार का सामना करना पड़ा और बड़ी मुश्किल से जान बचा करके ये लोग वहाँ से भागे थे। अब देखिए एक वाक्य मिलता है, एक वाक्यांश मिलता है कि आचार्य चाणक्य जब जा रहे होते हैं एक जगह तो उन्होंने एक माँ और बेटे का वार्तालाप सुना, जहाँ पे एक माँ अपने बेटे को रोटी बना करके थाली में देती है तो उसका बेटा जो है उस रोटी को बीच से तोड़ने की कोशिश करता है, बीच से खाने की कोशिश करता है और इस कोशिश में उसके हाथ जल जाते हैं। तब वह अपने माँ से पूछता है, कहता है कि माँ मेरे हाथ जल गए हैं। तो उसकी माँ कहती है कि तुम भी वही गलती कर रहे हो जो आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। उसने पूछा कैसी गलती माँ? तो उसकी माँ बताती हैं कि आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी मगध को बिल्कुल बीचों बीच पर हमला किया और मगध को सेंटर से जीतने की कोशिश की थी, जिसके कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस बात से आचार्य चाणक्य बहुत प्रभावित होते हैं और इसके बाद आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य मिलकर के एक नई रणनीति बनाते हैं, सेना का विस्तार करते हैं, सेना को और सुदृढ़ करते हैं, मजबूत बनाते हैं और उसके साथ फिर आप देखेंगे कि अब मगध के बिल्कुल एक किनारे से, उसके बॉर्डर से उसको वहां से जीतना शुरू करते हैं और जितने भी जो क्षेत्र होते हैं, छोटे छोटे राज्य होते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य उसको जीतते चले जाते हैं। आगे आप देखेंगे कि इन राज्यों का भी चंद्रगुप्त मौर्य को सपोर्ट मिलता है, सहयोग मिलता है, जिसके कारण चंद्रगुप्त मौर्य के शक्ति में वृद्धि होती है, इनका मनोबल बढ़ता है और फिर वे समय आ ही जाता है जब मगध पर वे हमला करते हैं, आक्रमण करते हैं और नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हरा करके और मगध में मौर्य साम्राज्य की नींव रखते हैं। इसके साथ ही साथ प्लूटार्क
है वो उसका एक स्टेटमेंट है, वो ये कहता है कि पश्चिमोत्तर में कबीलाइयों से इसने एक महान सेना खड़ी की थी और इसने लगभग 6 लाख की सेना से समस्त भारत को रौंद डाला था। ये स्टेटमेंट प्लूटार्क का है, आप जरा इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ जस्टिन ये कहता है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद सिंध पार के इलाके शीघ्र ही स्वतंत्र हो गए थे और इसका जो नायक है वे सेंडोकोटस मिलता है। कहीं ना कहीं जस्टिन जो है चंद्रगुप्त मौर्य को ही इस घटना का कारण मानता है। इसके बाद अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का सिकंदर के जो सेनानायक थे सेल्यूकस निकेटर, उनसे 305 ईस्वी पूर्व में युद्ध होता है। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनको विजय हासिल होता है और सेल्यूकस निकेटर इस युद्ध में पराजित हो जाता है और इस बात की जो चर्चा है वो एपिथानस में मिलती है। और इसके साथ ही साथ युद्ध में पराजित होने के बाद सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य से संधि करता है और उस संधि की जो निम्न शर्तें हैं उसमें पहली शर्त ये थी कि सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त को सिंधु पार के 4 इलाके प्रदान किए थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं वे 4 इलाके, एरिया जो कि हेरात में, जेड्रोसिया जो कि बलूचिस्तान में, अराकोसिया जो कि गंधार में, पेरोपमिसदाई जो कि काबुल में है। ये 4 इलाके चंद्रगुप्त मौर्य को प्रदान करता है। साथ ही साथ जब ये 4 इलाके सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को देता है तो चंद्रगुप्त मौर्य भी उससे बदले में 500 हाथी उपहार के रूप में देते हैं। साथ ही साथ सेल्यूकस निकेटर जो है ये एक ग्रीक राजकुमारी जिसका नाम हेलेना मिलता है, इस हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह कर देता है और ऐसा इसलिए किया जाता है, आपसी संबंधों को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही साथ जो चौथी शर्त थी वे ये थी कि संधि के पश्चात सेल्यूकस के राजदूत के रूप में मेगास्थनीज जो है ये भारत आया था और आपको पता होगा कि इसी मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का जो संबंध है वे जैन धर्म से माना जाता है और ये माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं ये जैन धर्म के अनुयायी थे और अपने अंतिम दिनों में अपने पुत्र बिंदुसार को गद्दी सौंप करके भद्रबाहु के साथ ये दक्षिण भारत श्रवणबेलगोला जो कि मैसूर में था वहाँ चले जाते हैं, जहाँ ये संलेखना विधि द्वारा अपने जीवन का अंत कर देते हैं। देखिए जैन धर्म में एक परंपरा है, एक विधि है जिसका नाम है संलेखना विधि। इस विधि में कोई भी व्यक्ति उस अवस्था तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करता है जब तक कि उसके शरीर से आत्मा निकल न जाए और इसी संलेखना विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का अंत किया था। और ये जो श्रवणबेलगोला है जैनियों का महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। यहाँ जैन संत बाहुबली जो कि गोमतेश्वर की संगमरमर की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है और इस प्रतिमा को स्थापित किया था चामुंडराय ने। इस बात को आप लोग ज़रा ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ ये जो श्रवणबेलगोला है यहाँ पर जैनियों का 12 वर्षीय महत्वपूर्ण त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है महामस्तकाभिषेक। इस बात को आप लोग जरा ध्यान रखिएगा, परीक्षा के नजरिए से ये महत्वपूर्ण है। यदि परीक्षा में ये प्रश्न पूछे कि श्रवणबेलगोला में जैनियों का 12 वर्षीय महत्वपूर्ण त्यौहार मनाया जाता है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है महामस्तकाभिषेक। अब देखिए अभी स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि नक्शे में आपको दिखाया था कि तमिलनाडु क्षेत्र को छोड़ करके और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र को छोड़ करके लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर मौर्य साम्राज्य का प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही साथ सुदर्शन झील का आपने नाम सुना होगा। सुदर्शन झील का भी संबंध चंद्रगुप्त मौर्य से मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही अपने प्रशासक पुष्यगुप्त से कह करके इस सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। अब आप जरा चंद्रगुप्त मौर्य का ये जो साम्राज्य है इसे इस नक्शे में देख लीजिए तो बंगाल से लेकर के और अफगानिस्तान तक के क्षेत्र में, जिसमें आप हेरात भी देख रहे हैं, यहाँ तक जो है चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था। इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य को काफ़ी अच्छे से कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस तरह इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।